अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत दो अमली का शिकार है, मफाहमत की बातें भी कर रही है और महाज आराई भी जारी रखे हुए। ये मौजू आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। पाक पतन में 20 बच्चे जान से चले गए, इनका खून किसके हाथ पर है? इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी बदकिस्मत शहर कराची की। कराची पर मौत का साया है। कभी यह मौत बारिश के बाद सड़कों पर दंदनाने लगती है, कभी डंपर्स के जरिए शहरियों को कुचलते हुए दबोच ले, कभी डाकुओं के हाथ मौत का परवाना आता है। इन सब से भी अगर बच जाएं तो कराची के शहरियों को मौत इनके घरों में आ लेती। हर वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी इक़दामात, खबरें, फिर नया वाक़या, फिर यही रिपीट टेलीकास्ट। कराची में बिल्डिंग बनती है, SBCA खामोश रहता है। आज कराची में लियारी इलाके बगदादी में 5 मंजिला खस्ता हाल रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे से 6 लाशों और 6 जख्मियों को निकाल लिया गया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक। ये 50 साल पुरानी इमारत लियारी के गुंजानाबाद इलाके बगदादी के 8 चौक में 24 घंटा क्लिनिक के करीब वाक़ थी, जिसमें 13 खानदान रहते थे। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत के मलबे से मकीनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। कराची में एक हफ्ते के दौरान इमारत गिरने का यह दूसरा वाक़या है। कबल अज़ीं 30 जून को खारादर के इलाके में एक मखदूश करार दी गई इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो गई थी। शहर कायद में मानसून का सीजन आते ही 3 मसाइल बासियों की जिंदगी अजीरन कर देते। बरसात होते ही शहर की गलियां और सड़कें नालों का काम मंजर पेश करती। करंट लगने से अमवात की खबरें आना शुरू हो जाती, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बैक वक्त 2 इमारतों के गिरने की खबरें सुनने को मिल जाती। इमारत गिरने का सबसे बड़ा वाकया 2020 में पेश आया था, जहां 20 अफराद जाँ बहक हुए। हर हादसे और सानहे के दौरान फुर्तियां, मुअत्तलियां और इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज भी इमारत गिरने के बाद वही फुर्तियां, माजी की तरह मुअत्तलियां, लेकिन शहर कायद में मौत का रक्स है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये कराची है, यहाँ सब मुमकिन। जगह जगह गैर कानूनी तामीरात हैं, जमीन का नाजायज इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल, तामीरात में मुजरिमाना गफलत एक मामूल है। देखें, हुकूमत की नेग्लिजेंसी यही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। करप्शन का भरमार है यहाँ पर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सारे करप्ट अफसरान बैठे हैं, वो पैसे देकर यहाँ पर अपनी पोस्टिंग करवाते हैं और सीनियर डायरेक्टर से लेके इंस्पेक्टर तक सारे करप्ट हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। और मैं चाहूँगा कि अगर इस साने के बाद अगर इन्होंने नहीं किया सस्पेंड किसी को, बल्कि गिरफ्तार होना चाहिए, तो फिर हम भरपूर आवाम के साथ खड़े होकर एहतजाज करेंगे। माहिरीन दावा कर रहे हैं कि कराची की 70% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम्स और हंगामी रास्तों का कोई इंतजाम नहीं। यही नहीं बल्कि दिसंबर 2024 में सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सूबाई हुकूमत को हिदायत की थी कि इंसानी जानों के ज़िया से बचने के लिए शहर भर में हुकाम की जानिब से खतरनाक करार दी गई 570 से जायद इमारतों को खाली कराने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। लेकिन आज तक किसी इमारत को खाली कराया गया और ना ही कोई बिल्डिंग मुनहदिम हुई। माजी के वाकयात की तरह इस वाक़े में ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इमारत तंग गलियों में मौजूद थी, जहां भारी मशीनरी का पहुंचना नामुमकिन। यहां तक के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां जमा अफराद को निकालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। आज भी कराची में मंजर पुराना है। सदर से लेकर वजीर आला तक, वजीर बल्दियात से मेयर कराची तक बयानात का ना खत्म होने वाला सिलसिला, कोताही बरतने वाले तमाम अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। लेकिन ऐसे ही वादे संजानी टाउन में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने के वक्त किए गए। यही तिफल तसल्लियां मूसा कॉलोनी में इमारत गिरने के बाद भी दी गई। यही कहानियां ली मार्केट में इमारत गिरते वक्त भी सुनने को मिली थी। ऐसे ही दावे उस वक्त सुनने को मिले जब रनछोड़ लाइन में बरतानवी दौर में बनाई गई इमारत गिरी थी। पटेल पाड़ा के इलाके में भी इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वजीर बल्दियात और मेयर कराची बहुत मुतहर्रिक हुए थे। लेकिन ये सब कहानियां, किस्से और वादे सभी बयानात और खबरों तक ही महदूद रहे। आज भी 570 इमारतें यूं ही खस्ता हाल खड़ी हैं। इंतजामिया और हुकूमत का मुंह चढ़ा रही हैं, अदालती बयानात का मजाक उड़ा रही हैं। सवाल यह है कि SBCA की हिदायत के बावजूद इमारतें मुनहदम क्यों नहीं की जा रही? वजीर बल्दियात और जिला इंतजामिया शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में क्यों नाकाम? 3-3 मरले के प्लॉट पर कई मंजिला इमारतें बनाने की इजाजत कौन देता है? करप्शन के इल्जामात और करप्शन की तस्दीक
हुकूमत कर रही है, मगर हुकूमत करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यही सवालात आज इमारत के मलबे तले दबे अफराद के वरसा कर रहे हैं। नोहा क्या पढ़ना है, क्योंकि इन दिनों में नोहा खानी लियारी वालों की भी कीजिएगा कि यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं। अगर कोई बिल्डिंग से गिरकर नहीं मरता तो यहाँ प्यासा मरता है, अगर प्यासा ना मरे तो गटर में गिर के मरता है। आप मुझे बताइए कि ये लियारी, ये मसाइल का गढ़ है, अब मसाइलिस्तान है, तो कौन सुधारेगा? सुधारने वाले हज़ारों और दावे करने वाले हज़ारों, और मेरा ख्याल है यही मौका है कि वो आएँ, वो काम करके दिखाएं। काम करने से मतलब ये कि जितनी भी मखदूश इमारतें हैं उनको ये चाहिए कि वो खाली करवा दें और मुतबादिल जगह दें। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये जाएंगे कहाँ, और वाकई ये कहाँ जाएंगे? आप इनको मुतबादिल एक जगह फराहम कर दें कि चले जाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं निकलते? इसलिए नहीं निकलते, ये उस वक्त निकलेंगे वसाइल नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि अरसे दराज से जो वो यहाँ पर एक रिहाइश पजीर हैं और कोई किसी का नहीं, तो ये अपनी ज़मीनें अपनी जगह छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये तो उनको भी चाहिए ना कि नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करके आज 6 महीने के अंदर, यानी 6 महीने की एक मियाद में जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो खुदा के लिए उसकी एक्सपायरी डेट भी तो बताएं। जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आप ये भी बताएं कि इसकी मुद्दत कब ख़त्म होगी, ताकि लोग अपने हिसाब से ये सोचें कि उनको ये जगह कब खाली करनी है। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन हर दफा जो है ना ये सही हो जाता था, तो हम यही सी धोखे में रहते थे कि चलो आवाज आती है तो सही हो जाएगा। ये पिछले जुमेरात को भी, पिछले हफ्ते भी हुआ था। पिछले जुमेरात को भी हमारे पड़ोस में ना उनकी आंटी के ना सर फट गया था, उनकी वो बाथरूम की छत गिर गई थी, उनका सर फट गया था। उनका कुछ ना कुछ छत से गिरता रहता था, कभी कमरों की, कभी बाथरूम की, पर कोई जवाब ही नहीं देते थे। बार बार मकान मालिक को बोलते थे कि भाई देखो आज ये गिरा है, आज ये गिरा है, कोई जवाब ही नहीं आता था। हमारी फैमिली अभी तक नहीं निकली है, वो अभी तक मलबे में है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आवाजें भी पहले आ रही थी कि बचाओ बचाओ, लेकिन अब वो भी बंद हो गई हैं। कोई अल्टीमेटम इस चीज़ का किसी को भी नहीं इल्म में नहीं था। यहाँ जो फैमिलीज रह रही थी वो इस काबिल तो थे नहीं कि उनको अगर नोटिस मिला और वो सेकंड डे जाके शहर में किसी अच्छी जगह पर घर ले सकें। आप हालात जानते हैं किस तरह के हालात हैं, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोग मजबूर हैं ऐसी जगह पर भी रहने के लिए। मसला ये है कि इधर जो है ना तकरीबन जो है बिल्डिंगों के अंदर में मेरा ख्याल है कि विदाउट परमिशन जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लियारी के अंदर में देखा कौन परमिशन देता है इनको बनाने का? नोटिस जारी किए थे मगर कुछ किया नहीं था इन लोगों ने। असल मालिक जो मकान थे उन लोगों ने कुछ घर खाली करवाए, फिर इन लोगों ने दूसरों के किराए पे हटा दिया। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एक न्यूज औरंगजेब जब्बार साहब। औरंगजेब साहब, ये बताइएगा कि SBSCA की गफलत कहां पर है, इस पे क्यों नहीं मुनज़्ज़म किया गया था इस बिल्डिंग को, एक, और दूसरा ये यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी? जी देखिए अली रजा, अगर SBCA की गफलत की बात की जाए तो वो जो है वो वक्त गुजरते गुजरते जो है वो मजीद सामने आ रही है। ये पहला वाकया नहीं है जहाँ पे SBCA की या फिर जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनकी गफलत सामने आई हो। जो इंतज़ामिया है वो ये कहती है कि मकीनों को मुतादिद बार इस इमारत को खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले जब इस बिल्डिंग के मकीनों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस तमाम तर अमल से जो है वो लाइलमी का इजहार किया। उनका ये कहना है कि तकरीबन 1985 और 86 से जो है वो इस इमारत में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया। अलबत्ता इमारत जो है वो पुरानी और मखदूश ज़रूर थी। जो आज जब ये आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उससे कबल, गिरने से कबल इमारत ने जो है वो एक झटका लिया था। इससे झटके के बाद जो इस बिल्डिंग के मकीन थे उनमें खौफ और राज फैला, एकदम से पैनिक हुआ, और ये तमाम जो फैमिलीज यहाँ पे बताया जा रहा है रिहाइश पजीर थी इस बिल्डिंग में, उन्होंने जो है वो फौरन वहाँ से इनखला किया। जब जो है वो ऊपर बलाई मंजिलों पर रहने वाली जो फैमिलीज हैं उन्होंने जो है वो अपने कुछ सामान को जान से ज़्यादा कीमती समझते हुए दोबारा ऊपर जाकर उसे निकालने की कोशिश की है। और जब वो वापस आ रहे थे और जीने पे जब लोगों का ज़्यादातर रश था तो उसी वक्त जो है ये इमारत जो है वो ढह गई है और इसके मलबे तले दब के जो है वो इतना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और लोग जख्मी भी हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि 1986 से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, लेकिन जो है वो
SBCA के अलावा किसी भी मुताल्लिका इदारे ने जो है वो उन्हें खाली कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। एक फैमिली जो के इस इमारत के पहली मंजिल पर रहती है, उनका ये कहना है कि उसकी फैमिली में तकरीबन 6 से 8 अफराद जो है वो हैं यहाँ पर जो रिहाइश पजीर थे। सुबह जब वो जुम्मा खान अपने काम के लिए निकला है तो उस वक्त जो है ये इमारत सही सलामत थी, और जब उसे वहाँ पे इतला दी गई तो ये इमारत जो है वो मलबे का ढेर बन चुकी थी। अभी तक उस फैमिली का एक भी बंदा जो है वो मलबे तले से नहीं निकाला गया है। पूरी फैमिली जो है वो अंदर दबी हुई है और वो बेबसी की तस्वीर बना मलबे के पास ही है कि जल्द उसके जो है वो फैमिली के लोगों को मलबे के अंदर से निकाला जाए। आज जो है इस मलबे से लाशें निकाली गई हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अभी तक ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो जो शावल निजी सतह पर यहाँ पे मंगवाए गए थे वो इंतहाई गैर पेशा वाराना अंदाज में यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत रफली जो है वो उस मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे अगर कोई उम्मीद किसी की जिंदा रहने की होती है तो वो जो है वो इस गैर पेशा वाराना रवैये और इसकी जो ऑपरेशन की जो किया जा रहा है गैर पेशा वाराना तौर पे, उससे जो है वो मजीद जानी नुकसान बढ़ने का भी अंदेशा है। इमारत का जो मलबा है उसे हटाने का काम अभी भी जारी है और रेस्क्यू 1112 के अलावा जो डिजास्टर टीमें हैं वो भी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन रोशनी की कमी की वजह से जो है वो अब उन्हें मुश्किलात जो है वो मजीद हो रही हैं। दूसरा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है, उसके बाद जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ जो लाशों को लेके जा रही हैं यहाँ से या फिर वो मलबे को ले जाने वाले डंपर जो हैं उन्हें निकलने में जो है वो खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो हुकूमती लोग हैं या जो इंचार्ज है हेल्म ऑफ अफेयर्स के, वो क्या कर रहे हैं सिवाय लब कुशाई के? आए होंगे, मजम्मत भी की होगी, दावे भी किए होंगे कि जी हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, उसके अलावा कुछ किया इन्होंने? नहीं, देखें, आपने बिल्कुल सही फरमाया अली रजा। बिल्कुल यहाँ पे मेयर कराची और जो दीगर मुताल्लिका काम है वो बिल्कुल ज़रूर पहुँचे थे और यहाँ पे उन्हीं मकीनों को जो है वो कसूरवार ठहरा दिया गया कि इन्हें जो है वो नोटिस दिए गए थे लेकिन खाली नहीं किया गया, जिसकी जो है वो नफ़ी की है यहाँ के रहने वालों ने। उसके अलावा अब जो है वो दोबारा से जब भी कोई हादसा होता है तो ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ामिया एक्टिव हो जाती है। सईद गनी है वज़ीर बल्दियात, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो है बताया कि सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो कि जो है वो रिहाइश के काबिल नहीं है इस इलाके में, उन्हें जो है वो खाली करवाया जाएगा। अब जो है वो ये देखा जाएगा इंतजामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मखदूश इमारतें हैं उन्हें खाली कराया जाएगा, मकीन जो है वो दर बदर फिरते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का हंगामी दौरा किया और अस्पताल में बदतरीन बद इंतजामी पर CEO हेल्थ और MS पाकपतन अस्पताल को हथकड़ियां लगवा दी। खबरों के मुताबिक CEO हेल्थ पाकपतन डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुजरिमाना गफलत पर मुकदमा दर्ज किया गया और वजीर आला के दौरे के दौरान ही दोनों अफसरों को अस्पताल के मीटिंग रूम से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने CEO हेल्थ और MS को मौका पर ही हथकड़ियां लगवाई और तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। CEO और MS के अलावा 2 नर्सों और एक ECG टेक्नीशियन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि प्राइवेट लैब से मिली भगत करने पर 3 लैब टेक्नीशियंस को भी फारिग कर दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज के मुताबिक अस्पताल के एक राउंड ने ही महकमा सेहत पाकपतन की कलई खोल दी। वजीर आला के दौरे के दौरान एक इंक्वायरी रिपोर्ट में यह राज खुला कि MS अपनी इंतजामी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टरों की देखभाल के लिए मुनासिब वक्त नहीं दे रहे, मरीजों के इलाज में ताखीर की वजह कंसल्टेंट डॉक्टरों और अमले की बेहिसी है। DHQ अस्पताल में मरीजों के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अस्पताल में दरकार आलात स्टोर में मौजूद हैं, इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे। माहिर डॉक्टर रात के वक्त राउंड नहीं लगाते। पैराकोलीगल मौजूद हैं मगर फंक्शनल नहीं है। DHQ अस्पताल में क्रिटिकल का स्टाफ ट्रेंड नहीं है। वजीर आला के दौरे के दौरान ये बात भी सामने आई कि मरीजों और अहले खाना से 50 और 100 रुपए पार्किंग फीस ली जा रही है। अस्पताल में मुफ्त अद्वियात के लिए ऐलान नहीं किया जा रहा, जबकि 90% मरीजों ने बाहर से अद्वियात मंगाने की शिकायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल के मुआयने के बाद अस्पताल के इक्विपमेंट ऑडिट का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन अस्पताल का दौरा सर आंखों पर। माना कि MS के खिलाफ तवील फर्द जुर्म भी दुरुस्त, मगर
سوال یہ ہے کہ پاک پتن اسپتال میں تو 20 بچوں کی دلخراش اموات کا معاملہ اہم تھا. وزیر اعلیٰ صاحبہ 20 بچوں کی مائیں تو بطور ماں آپ سے توقع کر رہی تھی کہ وہ آپ ان کے آنسو بھی پوچھیں گی. آپ نے اسپتال کی بد انتظامی پر بڑا ایکشن تو لیا مگر 20 بچوں کے والدین اپنے بچوں کو لہو کس ہاتھ پر تلاش کریں. وزیر اعلیٰ صاحبہ دکھی والدین کے زخموں پر مرہم بھی رکھیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ نمائندہ ایک نیوز پاک پتن سمیع اللہ موجود ہیں. سمیع اللہ صاحب، آج وزیر اعلیٰ کا دورہ خاصا فعال اور ہنگامی نوعیت کا رہا. متعدد گرفتاریاں ہوئیں، معطلیاں بھی سامنے آئیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان اقدامات کی اصل وجوہات کیا تھیں اور یہ کارروائیاں کیوں کی گئی؟ جی حیدر، اقدامات کی وجہ شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہی تھا اور انصاف اس سخت اقدامات کے بغیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو اتنا سخت ایکشن لینا پڑا. اس سخت ایکشن کے لیے انتظامیہ نے خود مجبور کیا کیونکہ مسلسل غلط بیانی اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر شہری خود میدان میں آئے اور سارا کچا چٹھا کھول دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ کی جانے والی گرفتاریاں اور معطلیاں کیا ان 20 بچوں کی ہلاکت کے سانحے کے تناظر میں کی گئی یا یہ اقدامات اس واقعے سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر کیے گئے؟ کیا واقعے کے بعد بھی انتظامی لاپرواہی کا سلسلہ جاری تھا؟ جی دیکھیں، 20 بچوں کی جان چلی گئی. معاملات کی درستگی کے لیے کیا یہ کافی نہیں تھا؟ مگر انتظامیہ اس قدر بے حسی کا مظاہرہ کرتی کہ بہتری کی بجائے ڈی سی سے لے کر نیچے تک سب ایک دوسرے کو بچانے میں مصروف تھے. یہاں تک کہ میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی گئی. متعدد لوگوں کو تو وزیر اعلیٰ سے ملنے سے روکا گیا، لیکن لوگ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کے سامنے آئے اور سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دی. اچھا یہ وضاحت بھی کیجیے گا کہ متعلقہ نرس کو معطل کیوں کیا گیا؟ اطلاعات کے مطابق اس نے بارہا سلنڈر اور آکسیجن کی فراہمی کی درخواست دی تھی، حتیٰ کہ واقعے سے قبل بھی تحریری طور پر نشاندہی کی تھی. اس کے باوجود اسے معطل کر دینا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیونکہ اس کی معطلی کی اصل وجوہات کیا ہے؟ جی اس ہیڈ نرس کو اس لیے معطل کیا گیا کہ یہ بھی اس ساری گیم کا حصہ تھی. آکسیجن گیس سلنڈر ہسپتال میں موجود ہونے کے باوجود اس نے ان سلنڈروں کو ہسپتال استعمال کرنے کی بجائے لیٹر لکھا تاکہ پہلے نئی گیس کا بل پاس کروا لیں اور بل خود ہضم کر کے پرانی گیس استعمال کی جا سکے. یہ بھی بتائیں کہ متاثرہ بچوں کے والدین کو حکومتی تحقیقاتی کمیٹی نے کسی مرحلے پر شامل تفتیش کیا؟ کیا ان سے بھی معلومات لی گئی تھی اسپتال میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یا والدین کو اس سارے عمل سے دور رکھا جا رہا ہے؟ والدین کو گزشتہ 5 یوم سے ہر روز ڈی سی آفس بلا لیا جاتا تھا اور شام کو واپس بھگا دیا جاتا تھا. ان سے حقائق جاننے کی بجائے انہیں مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ حقائق سے دستبردار ہو جائیں. کبھی ملبہ غذائی قلت پر ڈالا جاتا، کبھی پرائیویٹ ہسپتالوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور کبھی یہ کہا جاتا کہ پیدائش لوگوں کے گھروں میں ہوئی ہے، یہ حالات رہے. سمیع اللہ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سمیع اللہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے. ان کی خیبر پختونخوا حکومت ایک اور عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر جا سکتی ہے. یہ بات کس نے کہی ہے، اشارہ کس نے دیا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ناظرین حکومت تحریک انصاف کے متعلق بیک وقت 2 متضاد راستوں پر گامزن دکھائی دیتی ہے. ایک طرف مفاہمت اور سیاسی مکالمے کی باتیں کرتی ہے، دوسری جانب محاذ آرائی کے لیے عملی اقدامات اٹھاتی ہے. کبھی معلوم ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تیاری کی جا رہی ہے، پھر پنجاب میں تحریک انصاف کے اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کا منصوبہ سامنے آتا. بانی تحریک انصاف کی بہن جیل میں اپنے بھائی کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کرتی اور پھر اڈیالہ جیل جا کر بانی تحریک انصاف سے سیاسی مکالمہ کرنے کی بات بھی کی جاتی. یہ سب حکومتی رویے میں تضاد کی واضح مثالیں ہیں. حکومت بظاہر سیاسی دروازے کھولنے کا تاثر دیتی ہے مگر عملی طور پر یہ دروازے بند کرنے کی تدبیریں کرتی ہے. خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی یہ واضح اندیا دے چکے ہیں کہ جس دن صوبائی اسمبلی میں ہمارا ایک بھی ووٹ زیادہ ہو گیا عدم اعتماد لے آئیں گے. تاہم مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان نے صوبے میں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا. ایک طرف حکومتی سطح پر یہ سیاسی جوڑ توڑ جاری،
दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रियासत को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आईनी तरीके से इनकी हुकूमत गिराई जा सकती है ताकि दिखाएं। किसी को हमने कहा है, किसी को और ना किसी को कहेंगे कि वो हमारे खिलाफ किसी तरह का भी सियासी जो हमारे खिलाफ में एतमाद आता है उसमें वो हमारे खिलाफ ना आ जाए। हर एक आजाद है, हर एक को छूट है, ना हमने कहा है ना हम कहेंगे। शौक पूरा करें। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपकी औकात क्या है। इमरान खान की एक अमानत है हमारे पास केपी में, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि अमानत का अमानतदार कैसे बना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशमकश जारी है, साथ ही पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी और कानूनी इकदामात का सिलसिला तेज हो चुका। पंजाब असम्बली के इजलास में वजीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़फोड़ करने पर अपोजिशन के 26 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी और अब इन अराकीन को डी सीट करने का रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, जो जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया जाएगा। अदालती महाज से भी तहरीक इंसाफ को झटका लगा। कल ही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें बानी तहरीक इंसाफ को 9 मई फसादात में साजिश और मुआवनत का जिम्मेदार करार दिया गया है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत गिराने, पंजाब में अपोजिशन अराकीन को डी सीट करने, बानी पीटीआई को सानह 9 मई का जिम्मेदार करार देने के साथ खबरें ये भी सामने आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ दोबारा सियासी मकालमे के हक में हैं और बानी तहरीक इंसाफ से अडयाला जेल जाकर मिलने के लिए भी तैयार है। आज बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में इस खबर या पेशकश पर मनफी रद्द अमल दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बानी तहरीक इंसाफ को तनहा कर दिया गया, इन्हें 6 महीनों से अपने बेटों से बात नहीं करने दी गई। 8 महीने से बानी तहरीक इंसाफ को अपने पार्टी मेंबरान से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, अपनी कानूनी टीम से नहीं मिलने दिया जाता। बानी पीटीआई तक जरूरी तिब्बी निगहदाश्त नहीं पहुंच रही है। एक तरह से डीसी करो, नवाज शरीफ के साथ किसने बात करनी, उसको तो अपनी फैमिली भी उसको नहीं पूछ रही है। पार्टी लीडरशिप जो है इनके मेन अली अमीन गंडापुर समेत सलमान अकरम राजा, इन सब से बात हुई है। हमारी फैमिली ने उनको जो इमरान खान का पैगाम दिया था और उन्होंने प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि कोटला कैद पीटीआई के 5 सीनियर रहनुमाओं ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान फौरी मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए एक खत पर दस्तखत किए। आज रोजनामा जंग की खबर है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, रुकावट सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ है। जिस सूरत हाल पर बयान की गई है, इसे देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात में रुकावट बानी तहरीक इंसाफ है या हुकूमत। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।